नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 7 अन्याय के खिलाफ लड़ाई करेंगे। यह पाठ वाक्यांश के लिए एक शब्द तथा वाक्य शुद्धिकरण पर आधारित है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों और शब्दों को ध्यान से पढ़िए। जो दूसरों के अधीन हो उसे हम क्या कहेंगे? जो दूसरों के अधीन हो, गुलाम। दूसरों के द्वारा की गई सहायता, सहयोग। न्याय के अनुसार कार्य ना करना, अन्याय। गुप्त संदेश देने वाला, गुप्तचर। जो देश के लिए शहादत दे यानी शहीद। ठीक है, पढ़िए, समझिए और याद रखिए। भाषा में संक्षिप्तता तथा गंभीरता लाने के लिए वाक्य या वाक्यांश के स्थान पर एक उपयुक्त शब्द रखने की प्रक्रिया को वाक्य संक्षेपीकरण कहते हैं। संक्षिप्तता लाने, भाषा में संक्षिप्तता का क्या अर्थ होता है? किसी भी विषय या विचार के बारे में पूरी जानकारी कुछ ही शब्दों में संप्रेषित करना, ठीक है, या अभिव्यक्त करना, ठीक है, कम से कम शब्दों में। तो उसे क्या कहेंगे हम? वाक्य संक्षेपीकरण। ठीक है, इस प्रक्रिया में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। यह संक्षिप्त शब्द संपूर्ण वाक्य या वाक्यांश को अपने में समेट लेता है। जैसे हमने पीछे जो उदाहरण पढ़े अभी, तो उन्हीं में से एक लिया गया, जैसे जो देश के लिए शहादत दे। इस पूरे वाक्य के बदले में इसके स्थान पर शहीद कहना या लिखना अधिक उपयुक्त है। शहीद का अर्थ भी क्या है? जो देश के लिए शहादत दे। तो इस लंबे वाक्य के जगह पर, स्थान पर हमने शहीद लिख दिया तो वो सही रहेगा। ठीक है, अब अगला देखिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही शब्द छांटकर घेरा लगाइए। अब पहला क्या है? जिसकी उपमा ना हो। जिसकी उपमा ना हो, तो उसका क्या उत्तर होगा? तो घेरा लगाना है हमें, अनुपम। ठीक है, जिसका, अगला देखिए, जिसका अंत ना हो, अनंत। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। अच्छे आचरण वाला, अच्छे आचरण वाला, सदाचारी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित वाक्यांश पर सही का निशान लगाना है। अब हमें अविश्वसनीय। अविश्वसनीय यानी जो विश्वास, जिसका विश्वास ना किया जा सके, है ना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो विश्वास पात्र हो, जो विश्वास ना करता हो, जो सब पर विश्वास करता हो, या जिसका विश्वास ना किया जा सके। तो अविश्वसनीय का क्या अर्थ है? जिसका विश्वास ना किया जा सके। यथाशक्ति, ये था अविश्वसनीय। यथाशक्ति, इसका सही उत्तर क्या होगा? शक्ति के अनुसार। ठीक है, अगला देखिए। शरणार्थी, जिसकी शरण में सब हो, जो शरण में आ गया हो, जो सबको शरण देता हो, जो प्रभु की शरण में चला गया हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो शरण में आ गया हो। शरणार्थी यानी जो शरण में आ गया हो। अगला देखिए, अल्पाहारी। अल्पाहारी कौन होता है? अल्प आहारी। अल्पाहारी यानी कि जो कम खाता हो। अल्प मतलब कम, ठीक है, जो कम खाता हो। अगला देखिए, अतुलनीय। अतुलनीय यानी कि इन 4 ऑप्शन में से जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसकी कोई उपमा ना हो, या जिसको कभी देखा ना हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जिसकी तुलना ना की जा सके उसे क्या कहेंगे? अतुलनीय। अब अगला प्रश्न है, मोटे काले शब्दों के स्थान पर वर्ग पहेली में से उपयुक्त शब्द छांटकर वाक्य दोबारा लिखिए। ये वर्ग पहेली आपको दी गई है यहाँ पर, ये वर्ग पहेली है। ठीक है,
और ये हमें वाक्य दिया गया। इसमें जो मोटे काले शब्द हैं, ये जैसे ऊपर कही गई बात याद रखने योग्य है, तो ऊपर कही गई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, इसमें से छांट कर उपयुक्त। ठीक है, इसका भी एक ही मीनिंग है, दोनों का मीनिंग एक ही है। उपयुक्त बात याद रखने योग्य है। ठीक है, उपयुक्त बात याद रखने योग्य है। अगले में देखिए, वसंत ऋतु में प्रकृति की शोभा देखने योग्य होती है। देखने योग्य के स्थान पर दर्शनीय का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, देखने योग्य के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, दर्शनीय का। एक मिनट, ऊपर कही गई के लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग, देखने योग्य के लिए दर्शनीय, बाकी सेम वही रहेगा वाक्य आपका। अगला देखिए, जो शरण में आया हो उसे क्या कहेंगे हम, शरणागत। ठीक है, अगले में देखिए, पत्तों की बनी कुटिया, उसे हम कहेंगे पर्णकुटी। ठीक है, पानी का बुलबुला क्षण भर में नष्ट होने वाला है। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्या होगा, क्षणभंगुर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में आए मोटे काले शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब इसमें भी ऐसे ही करना है, जो मोटे काले शब्द हैं, जैसे कि उसकी बात का कोई उत्तर ना दे सका, कोई उत्तर ना दे सका, सब डैश हो गए, सब क्या हो गए, निरुत्तर हो गए, निरुत्तर हो गए। ठीक है, ये आएगा निरुत्तर हो गए, कि सब क्या हो गए, निरुत्तर हो गए। जो आकाश में विचरने वाला है, आकाश में विचरने वाला यानी कि नभचर। ठीक है, ये नभ, नभ क्या अर्थ भी क्या होता है, आकाश। ठीक है, अगला देखिए, इस संस्थान में छात्रों के रहने का स्थान, छात्रों के रहने का स्थान क्या होगा, छात्रावास। ठीक है, अगला देखिए, जो इतना कम खाता हो, कम खाता हो यानी अल्पाहारी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जिसका भाग्य अनुकूल ना हो, जिसका भाग्य अनुकूल ना हो उसके लिए क्या आएगा, अभागा। मर्जी के अनुसार यानी इच्छानुसार, विशाल हृदय वाला, दिलदार, दिलदार, दिलवाला, विशाल हृदय। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, दिलदार, दिल वाला। ठीक है, जिसका कोई अपराध ना हो, क्या होगा, वो निर्दोष होगा, निरपराध होगा। ठीक है, बेकसूर होगा। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय, अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। नीचे लिखे वाक्यों में किसी ना किसी प्रकार की कोई अशुद्धि है, वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए। ठीक है, अशुद्धि दी गई है तो हमें उसे शुद्ध करके उस वाक्य को दोबारा लिखना है। तो पहला वाक्य है, कल माता जी आ रहे हैं, तो इसका क्या आएगा, कल माता जी आ रही हैं। ठीक है, अगला देखिए, मैं आपका दर्शन करने आया है, तो इसे शुद्ध करके किस तरह से लिखेंगे हम, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। ठीक है, अगला देखिए, अनेकों स्त्री पुरुष वहां आए थे, तो इसका क्या होगा सही, अनेक स्त्री पुरुष वहां आए थे। अगला देखिए, दुष्टों के भय से डरो मत, तो सही क्या होगा, दुष्टों के भय से मत डरो। अगला है, उसे लगभग पूरे अंक प्राप्त हुए, तो सही होगा इसका, उसे पूरे अंक प्राप्त हुए। लगभग लगाने की इसमें जरूरत ही नहीं है जब उसे पूरे अंक प्राप्त हुए, है ना। अगला देखिए, करीम
करीम देखने गया है सिनेमा, तो सही क्या होगा? करीम सिनेमा देखने गया है, शुद्ध रूप इसका। अगला देखिए, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, तो सही क्या होगा? गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। अगला है, कृपया हमारी बात सुनने की कृपा करें, तो सही क्या होगा इसका? कृपया हमारी बात सुने। अगला देखिए, यहाँ ताजा फलों का रस मिलता है, तो सही कैसे लिखेंगे इसे शुद्ध करके? यहाँ फलों का ताजा रस मिलता है। अगला है, रोगी को काट कर सेब खिलाओ, तो सही क्या होगा? रोगी को सेब काट कर खिलाओ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प यानी शुद्ध वाक्य को छांटकर सही का निशान लगाइए। अब इन चारों वाक्यों को आपने पढ़ना है, जो आपको सही लगता है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। तो पहले वाले में क भाग में सही उत्तर है हमारा ये तीसरे नंबर पर, ठीक है। दूसरे ख में नेताजी भाषण दे रहे हैं, ये सही होगा हमारा। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर दे लिख दीजिएगा आप, बाकी तीनों गलत हैं, अशुद्ध हैं। ग भाग में होगा हमारा, हमारे राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, पहला सही होगा हमारा, ठीक है। घ में उसकी आवाज सुनाई पड़ी, दूसरे नंबर वाला जो है वो सही रहेगा। अण में यह घटना उस समय की है जब मैं 10 वर्ष का था, तो दूसरे नंबर वाला क्या रहेगा हमारा? सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, आओ दोहराए। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम व तद्भव रूप लिखिए। अब ये शब्द हमें दिए गए हैं, वैसे तो ये सभी जो शब्द दिए गए हैं हमें ये तत्सम या तद्भव में ही दिए गए हैं, तो हमें इनका तत्सम और तद्भव रूप लिखना है। जैसे ग्राम, ग्राम का तत्सम क्या है? ग्राम ही होगा, ठीक है, और तद्भव क्या होगा? गांव। आम दिया गया है, कर्म दिया गया है, गृह दिया गया है, साथ दिया गया है, तो ग्राम का क्या होगा? तत्सम ग्राम और तद्भव गांव। आम का आम्र होगा तत्सम और आम होगा तद्भव। कर्म का कर्म है तत्सम और तद्भव रूप है काम। गृह का गृह क्या है? तत्सम रूप और घर क्या होगा? तद्भव। सात का तत्सम है सप्त और तद्भव रूप है सात, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। पहला देखिए, स्वतंत्रता दिवस हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यहाँ पर ये वाक्य बिल्कुल सही है और पूरा है, तो उसके बाद हमने क्या लगाया? पूर्ण विराम चिन्ह। अगले में देखिए, छी के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुमने तो नाम ही डुबो दिया, वाक्य खत्म, तो पूर्ण विराम चिन्ह। तीसरे में गणतंत्र दिवस की परेड में बच्चे स्त्री पुरुष, तो यहाँ पर बच्चे के बाद अल्प विराम, फिर स्त्री के बाद भी अल्प विराम, पुरुष सभी एकत्रित हुए, उसके बाद पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया, ठीक है। माता जी बोली के बाद अल्प विराम, फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू, मैं आपके साथ चलूंगी, पूर्ण विराम और दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। वह ईमानदार है के बाद अल्प विराम, मैं नहीं मान सकता के बाद पूर्ण विराम, ठीक है। तो इस तरह से विराम चिन्ह लगाने थे। ये विराम चिन्ह, तत्सम, तद्भव हम सारे टॉपिक्स जो है पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के वचन बदलने हैं, हमें वचन बदलना है, ठीक है। अगर बहुवचन है तो एक वचन में लिखना है, अगर एक वचन है तो बहुवचन में, जैसे लड़का लड़के, लड़की लड़कियां, ठीक है। तो पहला देखिए, लड़का भाग गया, लड़का भाग गया, क्या बनाएंगे इसका? लड़के भाग गए। बालिकाओं ने अच्छे गीत सुनाए, ये बहुवचन में दिया है तो एक वचन में बदलेंगे, बालिका ने अच्छा गीत सुनाया। मंच पर लड़की नाच रही है,
बहुवचन होगा मंच पर लड़कियां नाच रही हैं। अगला देखिए, पक्षी गगन में उड़ रहा है, पक्षी गगन में उड़ रहे हैं। अगला देखिए, उपवन में फूल खिलता है, तो बहुवचन क्या होगा, उपवन में फूल खिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों पर घेरा लगाइए और उनका भेद लिखिए। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया विशेषण है ना, वो अविकारी शब्द का ही एक भेद है, ठीक है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द जो होते हैं या अविकारी शब्द जो होते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी या अव्यय शब्द, ठीक है। और क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, ठीक है। कालवाचक जो हमें टाइम के बारे में बताते हैं, जिसे आप इंग्लिश में एडवर्ब कहते हो, ठीक है, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ठीक है। ये 4 भेद हो गए क्रिया विशेषण के। तो जो कालवाचक होता है उसमें तो हमें समय की सूचना मिलती है कि क्रिया के होने का समय क्या है, ठीक है। और इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हो? समय की पहचान करने के लिए आप प्रश्न पूछ सकते हो, कब, कब लगाकर, कब, तो उससे हमें टाइम का पता चल जाएगा। और स्थानवाचक क्या होता है? क्रिया के होने के स्थान के बारे में जब हमें पता चले, ठीक है, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। और इसमें आप प्रश्न लगा सकते हो कहाँ, ठीक है, कहाँ प्रश्न लगाकर आप इसकी पहचान कर सकते हो। और परिमाणवाचक विशेषण क्रिया विशेषण जो होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, उससे हमें क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का बोध होता है, ठीक है। और इसमें आप क्या प्रश्न लगा के इसकी पहचान कर सकते हो? कितना या कितनी लगाकर, कितना, कितनी, तो जो हमें उत्तर मिलेगा तो समझो कि ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। और जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जो जिससे हमें क्रिया के होने की रीति का या विधि का पता चले कि क्रिया कैसे हुई है, ठीक है। और इसमें हम कैसे पहचान कर सकते हैं इसकी? कैसे प्रश्न लगाकर, ठीक है। तो अब जब हम ये पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, तो हम एक एक करके इनको देखते हैं, ठीक है। पहला देखिए, बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे। अब धीरे धीरे क्या है? इसमें क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे। और कौन सी क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगर हम प्रश्न लगाएं कि बच्चे कैसे चल रहे थे, कैसे चल रहे थे, तो हमें उत्तर क्या मिला? धीरे धीरे। तो कैसे चल रहे थे यानी कि कैसे हो रही थी क्रिया? धीरे धीरे हो रही थी, तो ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला देखिए, गुरुजी अभी आए हैं। अब इसमें अभी क्या है? वो है क्रिया विशेषण, ठीक है। और कौन सा भेद है? पहले प्रश्न लगा के देखते हैं, गुरुजी कब आए हैं, कब। अब हमें टाइम का पता लग रहा है ना, तो क्या कहेंगे? गुरुजी कब आए हैं? अभी। तो टाइम का पता लग रहा है तो क्या होगा? ये कालवाचक क्रिया विशेषण, समय का पता लग रहा है, काल का पता लग रहा है, ठीक है। अगला देखिए, गाड़ी प्लेटफॉर्म पर अचानक आ गई। अब इसमें अचानक क्या है? क्रिया विशेषण है, उसे छांटकर हमने घेरा लगाना है, ठीक है, जो भी क्रिया विशेषण शब्द है। और अब इसमें हम प्रश्न लगाते हैं कि गाड़ी प्लेटफॉर्म पर कैसे आ गई? अचानक आ गई। तो कौन सा भेद है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला देखिए, मैं जितना खाता हूं उतना मोटा होता हूं। मैं जितना खाता हूं उतना मोटा होता हूं। तो अब इसमें प्रश्न लगा सकते हूं मैं कि कितना, कितनी। अब किसका पता लग रहा है? मैं क्वांटिटी का पता लग रहा है, परिमाण का पता लग रहा है ना, कितना, कितनी, कि मैं जितना खाता हूं उतना मोटा होता हूं। तो क्वांटिटी का पता लग रहा है, परिमाण का पता लग रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
जितना उतना क्या है, वो क्रिया विशेषण है। ठीक है, अगला देखिए, वकील ने मुझे शीघ्र ही बुलवा लिया। शीघ्र क्या है, क्रिया विशेषण, और कौन सा भेद है ये क्रिया विशेषण का, कालवाचक। वकील ने मुझे कब बुलवा लिया, शीघ्र ही, तो समय का पता लग रहा है, तो क्या आएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार यानी बिंदु अथवा अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगाइए। ठीक है, तो आनंद इस तरह से लिखा जाएगा, बिंदु का प्रयोग होगा, अनुस्वार का इसमें इस तरह से, अनुनासिक और अनुस्वार दोनों का प्रयोग। 8वीं में अनुस्वार का, आंधी में अनुनासिक का प्रयोग, आंखें में अनुस्वार और अनुनासिक दोनों का प्रयोग इस तरह से होगा, और चौका में इस तरह से अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु का प्रयोग। अब अगला प्रश्न देखिए, आओ लिखें। कोया आदिवासियों ने जिस तरह से अन्याय के खिलाफ लड़ाई की उस बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है, फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले आप अपने मित्र का एड्रेस लिखेंगे, गली नंबर 9 जो भी है, मॉडल टाउन, पुरानी अनाज मंडी, मध्य प्रदेश, दिनांक लिखोगे यहाँ पर, और अपने मित्र का नाम यहाँ पे, प्रिया, सखी, रेणुका, मधु, स्मृति। अब यहाँ पर, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करती हूँ कि तुम भी वहाँ सकुशल होंगी। आज मैंने अपनी कक्षा में कोया आदिवासियों के बारे में पढ़ा कि किस तरह उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मुझे यह सब पढ़कर गर्व का अनुभव हुआ। मैं तुम्हें इस पत्र के माध्यम से कोया आदिवासियों के विषय में बताना चाहती हूँ। कोया आदिवासियों ने श्री राम राज्य के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। वे जंगलों में छिपकर अंग्रेज सिपाहियों पर निशाना लगाते थे और पूरी निडरता से उन्होंने बिना वेतन उनकी गुलामी करने से इनकार कर दिया। वे भारतीय सिपाहियों को शरण देते थे, इस प्रकार वे उनकी सहायता करते थे। जब अंग्रेजों को इस बारे में पता चला तब उन्होंने उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया तथा सामान ले जाने वाले सारे रास्ते भी बंद कर दिए। आदिवासी अनाज की कमी व कारतूस खत्म होने के कारण अंग्रेजों से लड़ाई में पिछड़ गए, हार गए, उनकी हिम्मत टूट गई। राजू व उसके साथी अंग्रेजों की पकड़ में आ गए। राजू अपने लोगों के लिए शहीद हो गया और इस प्रकार आदिवासियों का आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन इससे अंग्रेज ये समझ गए कि आदिवासियों के साथ मनमानी नहीं की जा सकती। आदिवासी एकजुट होकर हमारे खिलाफ फिर से विद्रोह कर सकते हैं। तुम्हारी सखी राधिका। तो ये था पार्ट 7, अन्याय के खिलाफ लड़ाई। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।